गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, सभी मित्रों को, सभी भारतवासियों को, सनातन धर्मियों को और भी जो लोग विज्ञान के माध्यम से हमें सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, उन सबको हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की, जो कि 22 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का समय है। इन 15 दिन में, जिसको ज्योतिष की भाषा में एक पक्ष बोला जाता है, 15 दिन का ये पक्ष कैसा रहेगा, इस विषय पे हम आज चर्चा आपके सामने मैं पंडित राधेश्याम कौशल दिव्य संस्कार सेवा संस्थान के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। याद रहे, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया, ज्योतिष शास्त्र भ्रम पैदा करने के लिए नहीं है, डराने के लिए नहीं है। सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। हाँ, सचेत जरूर रहना है कि आने वाले दिनों में हमारे हालात कैसे रहेंगे, देश के हालात कैसे रहेंगे, मौसम के हालात कैसे रहेंगे, राशियों की क्या स्थिति रहेगी। तो इस पक्ष की जो शुरुआत है 21 जून को अमावस्या तिथि व्यतीत होगी और आगे यहां से ही शुक्ल पक्ष शुरू होता है। तो 21 जून में ही हमारी जो अमावस्या है वो आर्द्रा नक्षत्र से युक्त है। सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में है। शुक्ल पक्ष में जब प्रवेश करेंगे तो सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में होंगे। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में है और उस समय पे अगर आषाढ़ की अमावस्या अगर शुरू होती है, प्रारंभ होती है, तो उसके लिए क्या योग बताए हैं, इस योग के ऊपर आज हम एक चर्चा छोटी सी पहले कर लेते हैं। सूर्य नक्षत्र अगर इस समय पर आर्द्रा नक्षत्र के साथ में अगर शुक्ल पक्ष में प्रवेश करता है तो उसका क्या फल रहता है कि अमायाम श्रद्धनी नाथ रौद्र नक्षत्र वो यदि भूमिपानाम विनाशः स्यात्तस कारणमुपद्रवम। अर्थात अमावस्या तिथि में अगर आर्द्रा नक्षत्र होता है तो विशेषकर ये जो हानिकारक है वो प्रजा के लिए नहीं है, ये राजाओं के लिए हानिकारक लिखा गया है। राजाओं के लिए नुकसानदायक है। चोर, तस्कर और भी जो इनलीगल कार्य करने वाले लोग हैं, जो चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, बुरे काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक्टिव होने का, यानी वो ज़्यादा सुचारू हो जाएंगे, वो ज़्यादा क्रियाएं करने लगेंगे, ऐसा इस नक्षत्र से योग बनता है। दूसरा, आतंकी जो हैं, जो समाज के विपरीत कार्य करते हैं, जो समाज का बुरा चाहते हैं, जो केवल अपना भला चाहते हैं, उनके लिए ये समय मुफीद हो जाता है। तो उस समय पे ये ज़्यादा कार्य करने लग जाते हैं और हम आप लोगों को, राजाओं को, जितने भी सत्य के साथी हैं, उनको कष्ट देने की तरफ ये तैयारी करते रहते हैं। रविवार के दिन सूर्य आर्द्रा में जाते हैं, उस वर्ष पशुओं में भी बीमारी होती है। हाँ, ये बात और याद रखनी है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य हैं और वो रविवार के दिन अगर प्रवेश करते हैं तो उससे हमारे पशुओं में, जो जिन जीव जंतुओं को हम पालते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है और भी जो अनेकों प्रकार के पशु हैं जो हमारे लाभदायक हैं, उनके लिए ये समय बीमारी भरा रह सकता है। आगे एक श्लोक और दिया है कि रौद्र नक्षत्रगे चंद्रे रौद्र भयांति चेद्रविहि सकला प्राणी नस्ता ही रौद्र कर्म प्रकुर्चते। आर्द्रा में सूर्य प्रवेश के दिन चंद्र भी आर्द्रा में हो तब तो सब प्राणियों में उत्तेजना बढ़ने लगती है। पहला योग था कि सूर्य हमारा आर्द्रा नक्षत्र में हो। दूसरा योग है कि सूर्य के साथ में अगर चंद्रमा भी आर्द्रा नक्षत्र में हो और शुक्ल पक्ष की तरफ अगर हम बढ़ रहे हों तो सभी प्राणियों में उत्तेजना बढ़ने लगती है। अर्थात समस्त प्राणी, जितने भी संसार में प्राणी हैं, वो सब उत्तेजना को प्राप्त होते हैं। उनका जो तनाव का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो चोरी, डकैती, बेईमानी, मारधाड़, हिंसक वारदातें अधिक होती हैं। तो सभी से निवेदन है कि अब हम उपाय के अगर इसमें सोचें तो ये हमें
यहाँ जो इशारा करता है ज्योतिष शास्त्र कि उत्तेजना को हमें बढ़ने नहीं देना है। ऐसा समय हमारा आएगा कि हमें उत्तेजना हमारी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को संयम बढ़ा के रहना है। इस महामारी की वजह से सरकारों में कुछ कमियां भी आपको हमको दिखाई देंगी। कुछ कार्य सरकारी जो कर्मचारी हैं, अस्पतालों की व्यवस्थाएं अगर वो थोड़ी सी खराब भी अगर होने लगे तो हमें आपको अपना संयम नहीं खोना है, आपा नहीं खोना है। अगर हम आपा खोएंगे तो व्यवस्था और ज़्यादा बिगड़ेगी। प्रवेश रात्रि में होने से वर्षा अधिक होगी। धान, गन्ना, मूंगफली, आयु, सोयाबीन, सूरजमुखी फलों की पैदावार अच्छी होगी। विदेशों से हमारा लेन देन अच्छा चलेगा। 30 जून से 20 नवंबर तक 2020 तक गुरु धनु राशि में चलेगा। 23 सितंबर तक बकरी गुरु केतु के साथ चलेगा और राहु के साथ 3 तथा केतु के साथ 3 ग्रह काल सर्प योग में अति निष्ठ हैं। ये योग हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक बना हुआ है और जहां गुरु बकरी हो जाएंगे तो बकरी होने के साथ में ये हमारे लिए चारों तरफ हो हल्ला की स्थिति मच जाएगी। हमारी समाज में, हमारे देश में चारों तरफ बड़ी नुकसान की स्थिति बन जाएगी। जैसा कि आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा के होने से उत्तेजना तो हमारी बढ़ी हुई होगी ही, लेकिन बृहस्पति यहाँ आ जाएगा बकरी गुरु धनु राशि में चौतरफा चारों तरफ हो हल्ला मचवा देंगे। कोई कमी होगी या नहीं होगी, लेकिन कमी के बाद में भी हम कमी को अधिक जो है उसको बढ़ावा देंगे। हम अगर कमी छोटी सी है तो उसके तरफ हम हो हल्ला ज़्यादा मचाएंगे, जिससे और नुकसान की तरफ हम जाने की संभावना है। केतु के संयोग में आतंकी कुकृत्यों को बढ़ावा मिल जाएगा। श्लोक एक दिया है शास्त्र में कि धनु राशि गते जीवो वक्रता मुपयाति चेत धन क्षयस्तथा लोके चौराद्राजापि रोषितः। धनु राशि में जब बकरी बृहस्पति आ जाते हैं तो वक्रता मुपयति चेत धन क्षय तथा धन की हानि होती है और लोक में इस समस्त संसार में चोर आदि जो हैं वो अनेकों प्रकार के विघ्न उपस्थित करते हैं। दूसरा योग है कि महीने में 5 रविवार भी रोग और उपद्रव के दायक होते हैं, पीड़ा देने वाले होते हैं। तो इस आषाढ़ के महीने में 5 रविवार हैं। 5 रविवार होने से पंचार्क वासरे रोग पीड़ा लोकेषु जायते। 5 रविवार अगर हैं तो अनेकों प्रकार के रोग, अनेकों प्रकार की पीड़ा, हमारे जन हानि और हमारे राजनेताओं को भी हानि देने के परिचायक हैं। जिन लोगों ने चैत्र के नवरात्रे ठीक से ना मनाए हों, क्योंकि उस समय पर लॉकडाउन हो गया था, तो जो लोग जिस तरीके से पूजा करना चाह रहे थे वो पूजा हम नहीं कर पाए। तो इस समय पे आषाढ़ महीने में 22 तारीख से गुप्त नवरात्रा का विधान प्रारंभ हो रहा है। तो जैसा कि इनका नाम है गुप्त नवरात्रा। कभी कभी क्या होता है, हम पूजा करते कम हैं लेकिन उसको दिखावा ज्यादा कर देते हैं। तो पूजा अधिक करना, दिखावा कम करना, ये हमारा गुप्त नवरात्रा का विधान है। तो 22 तारीख से लेकर के जो लोग जिन्होंने चैत्र में उन्हें संतुष्टि नहीं हुई कि नवरात्रि की पूजा विधिवत आप नहीं कर पाए हों, तो गुप्त नवरात्रा का विधान अच्छे से करके, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अनेकों प्रकार के ऐसे श्लोक दिए हैं जिसमें दुर्गा सप्तशती में तो अनेकों प्रकार के विधान हैं जो समाज को महामारी इत्यादि विनाश के लिए अनेकों प्रकार के मंत्र दिए गए हैं, अनेकों प्रकार के प्रयोग दिए गए हैं। तो गुप्त नवरात्रा का प्रत्येक घर में हम अच्छे से सविधि पालन करें तो इस महामारी से निजात मिलने की अधिक संभावना रहेगी। और महामाई जगदम्बिका से हम प्रार्थना करें कि इस महामारी से हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा दें। आइए अब इससे आगे राशियों के ऊपर हम एक बार चर्चा करेंगे। अब चर्चा करते हैं हम सबसे पहले मेष राशि। इन 15 दिनों में मेष राशि के लिए कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और आगे भी होने वाला है। यदि मेष राशि की विशेष चर्चा हम इसमें करें तो द्वितीय भाव में हमारे शुक्र बैठा हुआ है। द्वितीय भाव का शुक्र हमें जो लाभ देता है, धन का लाभ देगा। तो इन 15 दिनों में आपको धन का लाभ होने की पूरी संभावना है। तृतीय स्थान में आपके सूर्य, बुध और राहु, ये 3 बैठे हुए हैं। सूर्य भी मिथुन राशि का होकर बैठा है, बुध मिथुन राशि का होकर बैठा है, राहु मिथुन राशि का होकर बैठा है। तो ये तीनों ग्रह भी आपके लिए लाभदायक हैं। इसके अलावा
तीसरे ही भाव में मिथुन राशि में ही चंद्रमा बैठा हुआ है, वो भी आपके लिए लाभदायक है, लेकिन राहु का योग होने से आप अति विश्वास के कारण नुकसान उठा सकते हैं। आप अपने आत्मविश्वास पे संयम रखें। अति विश्वास वाली बात आपको हो सकती है, आप किसी की ना सुने। अत्यधिक कार्य करने के कारण आप जो है नुकसान की तरफ जा सकते हैं। 9वें भाव में केतु बैठा हुआ है। 9वां भाव धर्म और भाग्य का होता है। क्योंकि केतु वहां बैठा हुआ है तो भाग्य की तरफ से आपको लाभ कम मिलेगा। आप जितना काम करेंगे, मान लीजिए आप काम करते हैं 100%, तो उसमें से आपको लाभ मिलने की संभावना 50 या 40% ही रह जाएगी। दूसरा, अधार्मिक कार्य करने की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा पे आंच आए, या कोई ऐसा अनैतिक कार्य ना करें जिससे आपको हानि का सामना करना पड़े। 10वें स्थान में बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं, जो पिता और राज्य का होता है। जो बृहस्पति 30 जून को बकरी होकर के 9वें भाव में आ जाएंगे, जहां बृहस्पति और केतु एक बार संग हो जाएंगे, तो वो आपके लिए समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है। भाग्य की तरफ से लाभ कम मिलेगा। बृहस्पति चूंकि स्वयं राशि में आ जाएंगे, इसलिए भाग्य एक बार साथ दे भी सकता है, लेकिन केतु आपसे उत्पात करा सकता है। एक तरह से आप उग्र हो सकते हैं। अपने से बड़ों का अपमान करने की संभावना आपकी राशि में बढ़ जाएगी। तो इस बात को लेकर के आप याद रखें कि कभी भी कैसे भी आप अपने से बड़ों का अपमान ना करें। 10वें स्थान में बृहस्पति और शनि की जो युति है, वो पिता से थोड़ा सा असंतोष पैदा कर सकती है। अपने उच्च अधिकारी हैं उनसे भी थोड़ा सा असंतोष की स्थिति बन सकती है। 11वां भाव खाली है। 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है। 12वें भाव का जो मंगल है नुकसान देता है। धन का नुकसान आपको होने की संभावना रहेगी इन 15 दिनों में। दूसरा, 12वां जो भाव है वो हमारे बाहर के संबंधों के लिए भी है। 12वां भाव का मंगल यहाँ से जहां जहां दृष्टि करेगा, यदि दृष्टि पर विचार करके देखें तो चौथे भाव पेट संबंधी रोग होने की संभावना रहेगी। बाहर के संबंधों में अविश्वास की भावना आपको जन्म देगी। मीन राशि का मंगल है तो आप अविश्वास के शिकार हो सकते हैं। अत्यधिक विश्वास करना भी हानिकारक है और प्रत्येक पर विश्वास ना करना भी हानिकारक है। तो इसमें सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको ध्यान में रहना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। अगर आपको उपाय करना पड़े तो इस समय उपाय आपके लिए, मंगल का उपाय आपके लिए लाभदायक रहेगा। मंगल के उपाय में आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और बंदरों को या गाय को गुड़ खिलाना लाभदायक रहेगा। दूसरी राशि वृष राशि पर विचार करते हैं। जिन लोगों की वृष राशि है, वृष राशि के जातकों के लिए ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, इसके बारे में जानते हैं। वृष राशि में इस समय प्रथम भाव में, जन्म के भाव में शुक्र बैठा हुआ है। प्रथम भाव का शुक्र हमें जो देता है शत्रुनाश, जो हमारे विरोधी हैं उनको परास्त करने की क्षमता देता है। द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और राहु बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में सूर्य और बुध बैठने से थोड़ा सा, सूर्य अगर हमारा दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो थोड़ी सी भय की स्थिति रहेगी। कई चीजों को लेकर के हम धन के प्रति या कुटुंब के प्रति हम चिंतित रह सकते हैं, भय की स्थिति रह सकती है। अगर दूसरे भाव में हमारे बुध भी बैठा हुआ है तो बुध हमारा थोड़ा सा धन की तरफ से आपको चिंता से मुक्त कर देगा। राहु भी बैठा हुआ है तो राहु हमारा दूसरा धन का नुकसान कराएगा। सूर्य और राहु हमारा धन का नुकसान देंगे तो हमें धन के प्रति सचेत रहना है। किसी को विश्वास में आकर के धन देन लेन सावधानी पूर्वक करना है। 8वें भाव में केतु बैठा हुआ है। 8वें भाव का जो केतु है वो हमें रोग की तरफ ले जा रहा है। तो यदि आपके शरीर में कोई पहले से रोग है तो उसके प्रति सचेत रहें। आगे रोग होने की संभावना अधिक रहेगी, इसके लिए आप पूरी तरह से सजग रहें। छोटी सी भी लापरवाही आप ना करें। नुकसान होने की स्थिति भी, धन का नुकसान होने की भी स्थिति रहती है और थोड़ी सी चोट लगने की भी संभावना इस स्थिति में आपके साथ बन जाती है।
9वें भाव में आपके बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं। जो बृहस्पति आपका 30 जून को लौट करके दोबारा से धनु राशि में आ जाएगा, तो आपका 8वां बृहस्पति हो जाएगा, तो आपको नुकसान, धन का नुकसान देने की तरफ संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। इस स्थिति में आप एक कार्य बिल्कुल ना करें, अपने से बड़ माता पिता का, गुरुजनों का, इनका विशेष रूप से आप सम्मान करें। अगर हो सके तो सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर माता पिता नहीं है तो गुरुदेव को प्रणाम करें या भगवान को प्रणाम करें। ये कार्य आप अपने दैनिक जीवन में इन 15 दिनों के लिए एक नियम बना लें आप। शनि और बृहस्पति जो कि 9वें भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य का है, तो भाग्य को शनि थोड़ा सा मंदा कर देगा। बृहस्पति नीच का है, तो भाग्य में ज्यादा लाभ मिलने की संभावना नहीं है। 10वां भाव आपका खाली है। 11वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, मीन राशि का मंगल बैठा है, तो 11वां मंगल आपको धन का लाभ कराएगा। दूसरा, अन्य अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग जरियों से आपकी आमदनी बढ़ाने की संभावना रहेगी। आपको इस 15 दिन में उपाय करना चाहिए बृहस्पति का, बृहस्पति और केतु का आपको उपाय करना चाहिए। अपने माता पिता का विशेष सम्मान के लिए आप सजग रहें। माता पिता का किसी भी तरह से दिल ना दुख पाए, ऐसी कोशिश आप करें। बाकी 15 दिन आपके अच्छे रहेंगे। आइए अब बात करते हैं तीसरी राशि है हमारी मिथुन राशि। जिनकी मिथुन राशि है वो लोग इन 15 दिनों में, ये 15 दिन उनके लिए कैसे रहने वाले हैं, ये संभावना मिथुन राशि के जातकों के लिए हम करते हैं। प्रथम भाव में आपके सूर्य होने से, चूंकि सूर्य 14 तारीख को बदल जाता है, पिछली बार हमारा वृष राशि में था, तो इस बार हमारा 14 तारीख में मिथुन राशि में आ चुका है। प्रथम भाव में सूर्य आ चुका है, तो 14 तारीख से ही अब ये हम जो ज्योतिष का आकलन कर रहे हैं 22 तारीख के लगभग से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 14 तारीख से आपके जीवन में, आपके इस महीने में सूर्य विपरीत आ चुका है। तो प्रथम जो सूर्य है वो स्थान का नाश करता है। सूर्य की वजह से आप, हो सकता है, अपने घर परिवार को छोड़ करके कार्य व्यवसाय के लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़े, या नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसके प्रति आप सचेत रहें। इसी स्थान में बुध बैठा हुआ है, तो बुध के यहाँ रहने से थोड़ा सा सुख का अनुभव आप कर सकते हैं। राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो राहु भी बड़ी हानि का योग आपके इन 15 दिनों में दे रहा है, तो आप हानि के प्रति सचेत रहें। दूसरे, अपने उच्च अधिकारियों से अच्छी तरह से, अच्छे व्यवहार के साथ आप पेश आएं, जिससे कि आपकी नौकरी पे संकट ना आए। 7वां जो केतु है, कलह की स्थिति बनाता है, जिसको कहें क्लेश की स्थिति बनाता है। अनावश्यक रूप से आप किसी भी विवाद और विवाद में उलझने की तरफ आपको आकर्षित करेगा। जीवन साथी से आपको क्लेश होने की संभावना रहेगी, तो जीवन साथी के प्रति आप अच्छा रवैया रखें, अच्छा व्यवहार रखें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, इसके प्रति आप सचेत रहें। थोड़े से अपने रुख में परिवर्तन करके इससे आप निजात पा सकते हैं। 8वें भाव में बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं। ढैया आपकी, जिसको कहें, शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, बृहस्पति भी आपका 8वां चल रहा है, तो ये दोनों विशेष नुकसान के परिचायक हैं। वैसे तो ये इनका प्रभाव पूरे वर्ष भर रहता है, शनि का 2.5 वर्ष तक रहता है, और बृहस्पति का जो प्रभाव है लगभग 13 महीने तक रहता है। फिर भी बृहस्पति 30 जून को वापस बकरी होकर के धनु राशि में चला जाएगा, तो बृहस्पति से थोड़ी सी आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन शनि वहां पे बरकरार बना हुआ है। पैतृक संपत्ति में नुकसान होने की संभावना है, पुरातत्व में आपको नुकसान होने की संभावना है। दूसरा, चोट लगने की भी संभावना इस स्थिति में रहती है, तो आप सचेत रहें। 10वें भाव में मंगल मीन राशि का होकर बैठा है, तो आपके पराक्रम का समय विशेष है। आप अन्य प्रकार के कार्य में या किसी अलग नौकरी में प्रयास करें तो आपको सफलता मिलने की अत्यधिक संभावना है। 11वां भाव आपका खाली है। 12वें भाव में आपके में शुक्र बैठा हुआ है। 12वें भाव में अगर शुक्र होता है तो शुक्र का जो प्रभाव है वो धन लाभ का प्रभाव देता है। आपको धन लाभ होगा और भिन्न भिन्न वस्तुओं में आप पैसा खर्च करने की तरफ आकर्षित होंगे। तो खर्च और आमदनी दोनों में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता आपको है। इस 15 दिन में आपको उपाय करना चाहिए। बृहस्पति का उपाय करना आपको लाभदायक रहेगा, केतु का उपाय करना लाभदायक रहेगा, पक्षियों को दाना डालना इस 15 दिन में आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा।
चौथी जो राशि है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि चूंकि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा सप्ताह के प्रथम दिन में ही मिथुन राशि में उपस्थित है, मिथुन राशि में उपस्थित है, तो मिथुन से ये कर्क राशि की तरफ आएगा। तो पहला जो चंद्रमा है हमारा ये धन लाभ कराता है, 12वां जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा नुकसान देता है। तो सप्ताह के शुरुआती 1-2 दिन में आपको पैसे संबंधी नुकसान होने की संभावना रहेगी, तो आप इससे सचेत रहें। फिर अगले 2 दिन में आपको पैसे की आमदनी की संभावना रहेगी। छठवें भाव में आपके केतु बैठा हुआ है। छठवां जो केतु है आपको धन लाभ कराएगा, लेकिन फिर भी स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना रहती है, एलर्जिक रोग होने की संभावना रहती है, सर्दी से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। तो इसके प्रति आप जो खान पान है अत्यधिक ठंडी चीजों का परहेज करें या तालमेल बिठा के रखें। कब ठंडा खाना है कब गर्म खाना है, इस बात का तालमेल आप अपने दैनिक जीवन में बना करके रखें। 7वें भाव में बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं। सप्तम भाव स्त्री और व्यवसाय का होता है। सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। हमारा शनि सप्तम भाव में जो देता है दोष खेद, एक शब्द है दोष खेद, यानी आप अपने किए हुए पे पश्चाताप की अनुभूति आपको हो सकती है। आपने जो काम अभी तक किया है उसके प्रति आप दोष दिखा सकते हैं, थोड़ा सा खेद प्रदर्शित कर सकते हैं। बृहस्पति जो हमें देता है सप्तम भाव में राजमान, अपने कार्य व्यवसाय में आपको थोड़ा सा सम्मान अधिक मिलने की संभावना रहेगी। तो इस प्रति आप अच्छा है ये आपके लिए। 8वां भाव आपका खाली है। 9वें भाव में मंगल बैठा हुआ है। 9वें भाव का जो मंगल है हमारे लिए क्या देता है ये हम बताते हैं। शत्रु पीड़ा। 9वां जो मंगल है शत्रु पीड़ा देता है, तो शत्रुओं के प्रति सचेत रहें। आपको शत्रु थोड़ा सा इस 15 दिन के अंदर में इस पक्ष में थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं, तो इसके प्रति आप सावधान रहें, अपने विरोधियों से सचेत रहें। 10वां भाव आपका खाली है। 11वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है। 11वें भाव का शुक्र भी लाभदायक रहता है, धन के लाभ आपको कराएगा। और 12वें भाव में आपका इस 15 दिन में आपका सूर्य 12वां चल रहा है। जो सूर्य 12वां है वो धन का नुकसान कराएगा। बुध भी आपका 12वां है, ये भी धन का नुकसान कराएगा। और राहु भी आपका 12वां है, तो राहु भी आपको शोक प्रकट कराएगा, दुख कि किसी न किसी कारणवश आपको दुख देगा। बाहर के संबंधों में विशेष आप सावधानी रखें। यात्रा इस समय लाभदायक नहीं रहेगी। आपको उपाय करना चाहिए इस महीने, सूर्य का उपाय करना चाहिए और राहु का उपाय करना चाहिए। सूर्य को जल देना और ताम्र पात्र में कुछ मसूर की दाल या लाल कपड़ा दान करना लाभदायक रहेगा। पांचवी राशि सिंह राशि। जिन लोगों की सिंह राशि है उनके लिए ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं उस पर एक बार विचार करते हैं। पंचम भाव में आपके केतु बैठा हुआ है, जो वाणी, विद्या और संतान का होता है। पंचम भाव चूंकि त्रिकोण है, तो त्रिकोण में केतु कोई भी उग्र ग्रह है थोड़ा सा लाभदायक रहेगा, लेकिन संतान को लेकर के, जिनके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को लेकर के आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, ऐसा योग बना हुआ है। 6वें भाव में बृहस्पति और शनि के बैठने के कारण 6वां भाग रोग और शत्रु का है, तो इनके होने के कारण शनि आपको थोड़ा सा विजय की भावना से ओतप्रोत करेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की जो भावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो ये अच्छा है आपके लिए। बृहस्पति 6वां आपका थोड़ा सा जहां बैठा हुआ है वो स्थान से थोड़ा सा शोक कराएगा, दुख की स्थिति पैदा करेगा। किसी पक्ष को लेकर के आपके अंदर हृदय में थोड़ा सा दुख हो सकता है, ऐसा बृहस्पति का लाभ रहेगा। लेकिन 30 जून के बाद में बृहस्पति चूंकि पंचम भाव में पहुंच जाएगा, तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और जो लोग विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पढ़ाई के लिए विशेष लाभदायक रहेगा। 7वां भाव आपका खाली है। 8वें में मंगल बैठा हुआ है। 8वें भाव का मंगल भी थोड़ा सा कष्टकारी होता है, जो कि थोड़ी सी पीड़ा दे सकता है, और पीड़ा के साथ में थोड़ा सा धन का लाभ भी छोटा सा करा सकता है।
9वां भाव खाली है, 10वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, वृष राशि का शुक्र है, स्वक्षेत्री शुक्र है, तो ये भी लाभदायक है। पिता से अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध रहेंगे, थोड़ी सी प्रमोशन की भी स्थिति एक बार बन सकती है। 11वें भाव में आपके सूर्य, बुध और राहु तीनों की ये तिकड़ी बड़ी अच्छी बैठी हुई है। ये थोड़ा सा लाभ आपको करा सकती है, धन का लाभ करा सकती है और आमदनी के नए स्रोतों को खोल सकती है। अन्य जगहों से आपको धन का लाभ होने की संभावना बनी हुई है। 12वां भाव खाली है। आपको इस हफ्ते इन 15 दिन में आपको उपाय जो करना चाहिए, बृहस्पति का उपाय आपको लाभदायक रहेगा। अपने गुरुजनों का सम्मान करें, गाय को पीली वस्तुओं का दान करें। प्रत्येक गुरुवार को आप मंदिर जाकर के मंदिर माथा टेकने से भी आपको लाभ मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं 6वीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि पे विचार करते हैं तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह, इन 15 दिन में केतु नुकसानदायक स्थिति में वैसे तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन अभी इस समय भी केतु चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो चौथा भाव हमारा चूंकि पेट का है, तो पेट संबंधी रोग होने की संभावना आपको रहेगी, तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। 5वें भाव में बृहस्पति और शनि बैठने से थोड़ी सी आलस्य की स्थिति पढ़ाई में रह सकती है, लेकिन बृहस्पति का लाभ अच्छा रहेगा। थोड़ी सी पढ़ाई के अलावा इधर उधर आपका ध्यान भटकने की संभावना है। जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करने का प्रयास करें। आप इधर उधर भटक सकते हैं, विषय से अलग हो सकते हैं, ऐसी संभावना बनी हुई है, तो ये आप याद रखें। 6वां भाव खाली है। 7वें भाव में मंगल बैठा हुआ है। 7वें भाव का जो मंगल है वो थोड़ा सा, जिनकी दाम्पत्य वाले जो लोग हैं, जिनका विवाह संबंध हो चुका है, जो घर परिवार के साथ में रहते हैं, वो थोड़ा सा स्त्री की तरफ से, पत्नी की तरफ से थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं। जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो पति की तरफ से थोड़ा सा असंतोष महसूस कर सकती हैं, तो थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। 8वां भाव खाली है। 9वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, वृष राशि का शुक्र है, तो लाभदायक स्थिति में तो है, लेकिन कुछ ऊट पटांग करने की भी सोच मन में जन्म ले सकती है। थोड़ा सा विपरीत जाने की समझ हो सकती है, तो इस प्रति आप सचेत रहें। 10वें भाव में सूर्य, बुध, राहु बैठा हुआ है। सूर्य और बुध लाभदायक हैं। राहु के वहां होने से उच्च अधिकारियों से संबंध बिगड़ने की संभावना बनी हुई है, तो उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाए रखने के लिए आप संयम बरतें, भाषा पे विशेष संयम ध्यान दें। तो इस सप्ताह, इन 15 दिनों में आपको जो उपाय करना चाहिए वो केतु का उपाय करना चाहिए, दूसरा राहु का उपाय करना चाहिए। केतु या राहु दोनों में से किसी एक का आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। जिन लोगों की तुला राशि है, उनके तीसरे भाव में केतु बैठा हुआ है। कुछ नया करने की जद्दोजहद और ज्यादा आपके मन में रुचि बढ़ जाएगी। आपको कुछ नया करने की जो अंदर से लालसा है, वो एक बार फिर से दोबारा से जन्म लेगी। पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आलस्य की कमी रहेगी। ये केतु आपके लिए लाभदायक है। चौथे भाव में शनि और बृहस्पति जो बैठे हुए हैं, वो खासे नुकसानदायक हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से ये चले आ रहे हैं और आगे भी अभी लंबे चलने वाले हैं। तो चौथा भाव पेट संबंधी रोग होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अपनी माताजी के प्रति कष्ट की संभावना भी बनी हुई है। बृहस्पति एक बार फिर से 30 जून को जब वापस आ जाएगा, तो 30 जून को बृहस्पति तीसरे भाव में आने से आपको थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। 5वां भाव खाली है। 6वें भाव में मंगल बैठा हुआ है। 6वें भाव का मंगल आपको धन लाभ की स्थिति दे रहा है। ये किन प्रकार आपको धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। 7वां भाव खाली है। 8वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है। चूंकि शुक्र तुला राशि का स्वामी भी है, तो अष्टम भाव का जो शुक्र है वो आपको धन का लाभ देगा, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा कष्ट भी दे सकता है। 9वां भाव में सूर्य, बुध और राहु बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध 9वें भाव में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन संग में केतु होने से भाग्य का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा।
भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। तो इस सप्ताह जो उपाय है वो शनि का उपाय करना आपको लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन आप अगर समय निकाल सकते हैं तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहेंगे तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। सायंकाल में हनुमान जी के सामने दीपक जलाना या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना भी आपको लाभदायक रहेगा। लेकिन पीपल के वृक्ष के समय जो दीपक जलाने का ध्यान रहे, सही बिल्कुल संध्या के समय पर, जिस समय दिन और रात्रि दोनों मिल रहे होते हैं, उस समय पर दीपक जलाना विशेष लाभदायक रहता है। 8वीं राशि में विचार करते हैं वृश्चिक राशि। जिन लोगों की वृश्चिक राशि है उस पे द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है। द्वितीय भाव का केतु वैर की स्थिति पैदा करता है। अगर आपका किसी से पुराना झगड़ा चल रहा है या किसी से कोई शत्रुता है, एक कवि हैं जिन्होंने कहा है कि क्रोध का अगर अचार डालें, क्रोध का अचार डालें तो वो वैर बनता है। शायद निराला जी ने कही है ये बात। तो आपको वैर देने की स्थिति में केतु बैठा हुआ है। आप कौटुंबिक हो सकता है, किसी परिवार के किसी व्यक्ति से आप मनमुटाव विशेष हद तक माने, तो इस पर आप थोड़ा सा संयम रखें। वैर की स्थिति ना आने दें जो आगे चल करके नुकसानदायक साबित हो सकती है। तीसरे भाव में बृहस्पति और शनि बैठने से आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं पे आलस्य की अधिकता रहेगी। तो इस प्रति आप सचेत रहें, आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने। चौथा भाव खाली है। 5वें भाव में मंगल होने से पंचम भाव का जो मंगल है वो आपको पुत्र की तरफ से, जिनके संतान है वो बेटे की तरफ से थोड़ा सा कष्ट का अनुभव कर सकते हैं। बेटे को कष्ट हो सकता है, पुत्र का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और जो विद्यार्थी हैं वो अगर विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो विद्या अध्ययन में कमी आ सकती है। ऐसा योग मंगल की वजह से बना हुआ है। सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है। स्वक्षेत्री शुक्र है तो दाम्पत्य जीवन में विशेष लाभ देगा, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा शोक दे देगा, दुख दे देगा। पति पत्नी के बीच में कहीं थोड़ा सा अवसाद की स्थिति ऐसी बन सकती है, तो थोड़ा सा संयम के द्वारा आप इस स्थिति से निपट सकते हैं। इसके लिए उपाय, आप शुक्रवार के दिन में किसी अंधे की मदद कर दें। किसी अंधे व्यक्ति को आप कोई भी वस्तु सामग्री, रुपया, पैसा, कपड़ा इत्यादि आप दान करें। विशेषकर दूध का दान अगर आप करेंगे तो विशेष लाभदायक रहेगा। अष्टम भाव में सूर्य और बुध और राहु बैठे हुए हैं। 8वां भाव चूंकि आयु और पुरातत्व का है, जन्म कुंडली में या दैनिक गोचर में 8वां भाव विशेष स्थान रखता है। 8वें भाव में सूर्य बैठने से आपको पीड़ा का अनुभव होगा। कष्ट, अगर कोई पुरानी चोट है तो वो आपके उभर करके आ जाएगी। बुध जो बैठा हुआ है अष्टम भाव में, बुध भी आपको थोड़ा सा कष्ट के साथ में धन का लाभ देगा, धन का लाभ थोड़ा सा देगा। राहु जो बैठा हुआ है आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव का राहु आपको भय खेद कराएगा। जो आपने पीछा जो काम कर दिए हैं उन कार्यों को याद करके, आप अपने भूतकाल को याद करके भय का अनुभव करेंगे कि मैंने ये जो कार्य किया वो गलत किया। तो आप राहु का उपाय करने से भय से मुक्ति पा सकते हैं। 9वां भाव खाली है, 10, 11, 12 ये खाली हैं। तो आपको इस हफ्ते उपाय भी हमने आपको साथ में बताए हैं। राहु का उपाय करना है और राहु का उपाय करने से आपको लाभ मिल जाएगा। और शुक्र का उपाय करना है, किसी अंधे व्यक्ति की सहायता करनी है। धनु राशि बृहस्पति की राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो इस 15 दिन में वैसे तो केतु काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है। केतु प्रथम भाव में बैठा हुआ है, जन्म के भाव में बैठा हुआ है केतु। तो पहला जो केतु है वो रोग की स्थिति देता है। मानसिक तनाव आपको रह सकता है, रोग की स्थिति आपको बनी हुई है। तो रोग के प्रति सचेत रहें। द्वितीय भाव बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति और शनि की वजह से आपको थोड़ा सा धन का नुकसान रहेगा। शनि आपको धन का नुकसान देगा और बृहस्पति आपको परिवार से थोड़ा सा लगाव की स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन चूंकि नीच का होकर के बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है, जो थोड़ा सा कहीं मनमुटाव के साथ में परिवार का संतुलन बनेगा। बृहस्पति 30 जून को वापस धनु राशि में चला जाएगा, तो वहां पर थोड़ी सी आपको प्रथम जन्म का बृहस्पति भी आपके लिए विशेष लाभदायक
नहीं रहेगा, वहां भी भय की स्थिति बनी रहेगी। तो धनु राशि के जातकों को बृहस्पति का उपाय इस वर्ष पूरे वर्ष आपको करते रहना चाहिए। चौथे भाव में आपके मंगल बैठा हुआ है, तो चौथे भाव का जो मंगल है वो शत्रुप्रद। आप जो कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं या दैनिक रोजमर्रा में, आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि नए शत्रु बने। इस समय पर शत्रु बनने की संभावना अधिक बनी हुई है, तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आपके प्रति लोगों की भावना में अंतर है। पंचम भाव खाली है, छठवें भाव में शुक्र बैठा हुआ है। छठवें भाव में जो शुक्र होता है वो काफी नुकसानदायक स्थिति में रहता है। छठवां भाव एक तरफ आपको विजय की भावना से उत्प्रोत करेगा, तो कहीं पे थोड़ा सा शत्रुओं की तरफ से नुकसान की भी संभावना बन सकती है, रोग की भी स्थिति रह सकती है। सप्तम भाव में सूर्य, बुध और राहु बैठने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कठिनता का अनुभव आप करेंगे। राहु जिसमें घर में थोड़ा सा उठा पटक भी करवा सकता है, भय खेद करवा सकता है, थोड़ा सा कलह करवा सकता है, तो राहु को लेकर के आप सचेत रहें। राहु का उपाय करना भी लाभदायक रहेगा। राहु का उपाय इन 15 दिनों में आप विशेष रूप से करें तो दाम्पत्य जीवन में आपको विशेष लाभ मिलेगा। राहु के उपाय में पक्षियों को दाना डालना, रविवार या बुधवार के दिन आप गाय को कोई भी हरी चीज खिलाने से राहु को शांत कर सकते हैं। दसवीं राशि है मकर राशि। जिन लोगों की मकर राशि है, मकर राशि के जातकों के लिए ये समय या ये कहें ये साल विशेषकर बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है, लेकिन उपाय करने से कोई समस्या होती है तो उसका उपाय भी होता है। तो उसका उपाय करने से हम काफ़ी हद तक इन ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। क्योंकि मकर राशि में शनि बैठा हुआ है, तो शनि की 7.5 द्वितीय चरण में है। पिछले 2 साल से 7.5 चली आ रही है। इस बार जो शनि बैठे हुए हैं, मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो जन्म के जो शनि हैं वो भय की स्थिति बनाते हैं। आप अनावश्यक किसी न किसी कारण से आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करेंगे, भय से दबा हुआ महसूस करेंगे, आपको अजीब सा डर बना रहेगा। बृहस्पति 30 जून को स्वयं राशि धनु राशि में चले जाएंगे, तो धनु राशि में जन्म के जो बृहस्पति हैं वो भी आपको भय की स्थिति बनाएंगे। तो आप ये इनके इन प्रकार हो सकता है आप रोग को लेकर के भय में रहें, ये इनके इन प्रकार आपको भय की स्थिति रहेगी। और बृहस्पति 12वें जब हो जाएंगे तो पीड़ा प्रवास, आपको अपने घर परिवार से दूर जाने का भी योग बन सकता है। इस हफ्ते आपके मन में ये दिमाग में हो सकता है योजना आपके मन में चलने लगे, प्रारंभ भी हो गई होगी कि आप अपने शहर को या अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह कार्य से, व्यवसाय से आपको जाने की तैयारी करनी शुरू भी हो गई होगी। तो बृहस्पति और शनि का उपाय आप करते रहें। एक बात जरूर ध्यान रखें कि माता पिता का किसी भी हद तक, विशेषकर माताजी और पिताजी का आपके द्वारा अपमान ना हो, उनका दिल को ठेस ना पहुंचे, ऐसा कोई कार्य ना करें। अपने से बड़ों का सम्मान करें तो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो काफी हद तक कम किया जा सकता है। चौथा भाव मंगल बैठा हुआ है। चौथे भाव का जो मंगल है शत्रुप्रद है। आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपके लिए शत्रु प्रकट हो, शत्रु बने, आपके मित्रों में से शत्रु बन जाएं, ऐसा कोई कार्य ना करें। 5वां भाव शुक्र का बैठा हुआ है, तो शुक्र पंचम भाव में स्वयं राशि का होकर बैठा है, ये लाभदायक है, ठीक ठाक रहेगा। संतान के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसको पूर्णतः निभाने का प्रयास करेंगे। 6वें भाव में सूर्य, बुध और राहु बैठे हुए हैं, ये भी आपके लिए लाभदायक है। राहु थोड़ा सा आपको अविश्वास या अति विश्वास की स्थिति में ले जा सकता है। बाकी इन 15 दिनों में आपका विशेष जो ग्रहों का जो परिवर्तन है वो बृहस्पति का परिवर्तन है, जो 12वें भाव में आएगा, तो खर्चे को लेकर के आपको समस्या आ सकती है। तो बृहस्पति का उपाय और शनि का उपाय, शनि के उपाय में आप शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या जो जोशी होता है उसको तेल का दान कर सकते हैं, और भी जो अन्य उपाय हैं उन अन्य उपायों को कर सकते हैं। दूसरा, आप एक सबसे छोटा सा उपाय है कि अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाएं। अपनी जो नाभि होती है उस नाभि में सरसों का तेल लगाएं। बृहस्पतिवार गाय को आप कुछ भी खिलाएं बृहस्पतिवार के दिन, तो बृहस्पति के लाभ, इस प्रभाव से आप मुक्ति पा सकते हैं। कुंभ राशि को इस समय शनि की
जो साढ़े साथी है उसकी शुरुआत काफ़ी समय पहले से हो चुकी है। तो शनि का जो मूल कार्य होता है, कुंभ राशि के लोगों को जो ध्यान रखना चाहिए इस समय, शनि जब 12वें भाव में आता है, शनि की साढ़े साथी शुरू होती है, तो इसका पहला कार्य होता है कि आप अपना इन्वेस्ट जो करें, आप कहीं पे भी पैसा खर्च करने की अगर सोच रहे हैं या किसी को पैसा देने की सोच रहे हैं, तो आप विशेष ध्यान रखें उस पैसे का पूरी तरह से लौट पाना मुश्किल लग रहा है। आप किसी भी व्यापार में या किसी व्यक्ति को पैसा आप देना चाहते हैं तो विशेष सोच समझ करके आप पैसा दें, क्योंकि प्रथम चरण शनि का जो होता है वो इन्वेस्ट गलत करा देता है, जिसके आपको दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। बृहस्पति भी आपका इस समय 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। खर्च खराबी के लिए बृहस्पति भी अच्छा नहीं है, तो इस तरफ भी आप ध्यान रखें। और 30 जून से आपका बृहस्पति अच्छा होने वाला है, तो वो लाभदायक रहेगा। तो मंगल द्वितीय भाव में सामान्य आपको लाभ देगा, या ये कहें थोड़ा सा धन का नुकसान आप जरूर करा सकता है, परिवार में विरोध की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। जो कौटुंबिक जो माहौल है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है जिसमें सभी लोग मिल करके रहते हैं, तो उस स्थिति में थोड़ा सा आपको नुकसान दे सकता है। तीसरा भाव खाली है। चौथा भाव आपका शुक्र जहाँ पे बैठा हुआ है, चौथे भाव का शुक्र आपको धन का लाभ कराएगा, लेकिन कहीं थोड़ी सी खान पान को लेकर के थोड़ी सी समस्या भी पैदा कर सकता है। आप अधिक खान पान से बचें, या विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खाने से आप बचें। पंचम भाव में सूर्य बुध राहु बैठा हुआ है। पांचवा सूर्य आपको दैन्य की स्थिति प्रदान करेगा। दैन्य में जिसमें आप भ्रम में रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। संतान को लेकर के, विद्या को लेकर के थोड़ा सा आप असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। बुध जो बैठा हुआ है वो भी पंचम भाव में बैठा हुआ है, बुध आपको सुख देगा। राहु जो बैठा हुआ है पंचम भाव में वो शोक देगा, जिसका मतलब है दुख देगा थोड़ा सा, विद्या को लेकर के, संतान को लेकर के और कई क्षेत्रों को लेकर के आपको वो बुध जो है नुकसान देने वाला है। 11वें भाव में आपका केतु बैठा हुआ है, तो केतु 11वें भाव में आपको अच्छा लाभ देगा, धन का लाभ देगा। अन्य नए साधनों से धन आगमन की इशारा कर रहा है, वो आपको कई प्रकार से लाभ कराने की चेष्टा कर रहा है। 12वें भाव में हम आपको बता चुके हैं कि बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं। बृहस्पति 11वें भाव में आपके में आ जाएगा, शनि 12वें में ही रहेगा। तो शनि का उपाय आपको निरंतर करते रहना लाभदायक है। शनि का उपाय अगर आप कर सकते हैं तो एक उपाय बड़ा सस्ता उपाय है, बड़ा सरल उपाय है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है कि आप 40 दिन तक श्री हनुमान जी की या तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं। अगर आप विशेष समय आप दे सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ आप 40 दिन, ध्यान रहे 40 दिन, जिसमें नागा ना हो, आपसे ये क्रम टूटे नहीं। अगर आप ये क्रम कर लेते हैं तो शनि के दुष्परिणाम से आप बच जाएंगे। चूंकि शनि आपकी राशि का स्वामी भी है, तो आपको शनि लाभ की स्थिति में ला सकते हैं अगर आप इतना संयम कर सकते हैं तो। जिन लोगों की मीन राशि है उनके लिए ये समय कैसा रहेगा, इस पर विचार चर्चा कर रहे हैं। मीन राशि में जन्म का मंगल बैठा हुआ है, इस बार मंगल प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल आपके शत्रुओं का नाश कराएगा। आपके जो विरोधी हैं वो आपसे बिल्कुल हार जाएंगे। आप जो भी कार्य करेंगे वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। दूसरा भाव आपका खाली है। तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। पराक्रम के स्थान में शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो ये लाभदायक है, सुख को आपके को बढ़ाएगा। अब चौथे भाव में आपके में सूर्य, बुध और राहु बैठे हुए हैं। चौथे भाव का सूर्य मान भंग की स्थिति पैदा करेगा। आप जो कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इस विषय में चिंता करनी चाहिए। कोई भी कार्य आपके द्वारा ऐसा हो सकता है जिससे आपका सम्मान को ठेस पहुंचे, आपके विश्वास को ठेस पहुंचे, ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो इस तरफ आप थोड़े से सावधान रहेंगे। चौथा राहु भी आपका बैठा हुआ है, जो आपको बैर की स्थिति देगा। कोई आपसे शत्रुता रख सकता है या आप किसी से शत्रुता पाल सकते हैं, कोई नया शत्रु आपका बन सकता है, ऐसी संभावना बनी हुई है।
दसम भाव में केतु बैठा हुआ है तो आपके उच्च अधिकारियों से संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी वाले जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। अपने ऑफिस इत्यादि जाने में समय का पालन करना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी चूक करेंगे तो उच्च अधिकारियों से आप विरोध का सामना कर सकते हैं, नुकसान उठाने की संभावना बनी हुई है। 11वें भाव में बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं। जो बृहस्पति 30 जून को लौट करके आपके दसम भाव में आ जाएगा, तो वहां थोड़ा सा उच्च अधिकारियों से तालमेल आपका 30 जून से बैठना सही हो जाएगा। तब तक के लिए आप संयमित रहें। 11वें भाव में शनि बैठा हुआ है जो आपको थोड़ा सा लाभ तो कराएगा, लेकिन थोड़ी सी मंद गति से धीरे धीरे आपको लाभ कराएगा। तो आप संयम रखें। थोड़ा सा उत्तेजित होकर के अधिक लाभ लेने की स्थिति आपको नुकसान का सामना करा सकती है। आपको इस समय उपाय करना चाहिए, मंगल का उपाय करना आपको लाभदायक रहेगा, क्योंकि मंगल आपका पहले से मजबूत है। अगर आप उसको थोड़ा सा और मजबूत कर लेते हैं तो आपके जो विरोधी हैं वो परास्त हो सकते हैं। सूर्य का उपाय करना बेहद लाभप्रद रहेगा। सूर्य को जल देना या सूर्य की वस्तुएं दान करना आपको लाभदायक रहेगा। और जितने भी लोग हैं अगर आपको इसमें विशेष उपाय पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर आप अपने लिए विशेष उपाय की अगर आप चाह करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हमें कुछ विशेष उपाय करना चाहिए, क्योंकि 12 राशियां हैं और पूरा संसार या भारत को ही ले लें तो 12 हमारी 1 अरब 40 करोड़ की जो जनसंख्या है वो 12 राशियों में ही बटी हुई है ये। और अगर आप विशेष उपाय अपने लिए चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, आपको निःशुल्क ये फ्री में उपाय आपके लिए बताए जाएंगे। आइए इसके बाद में हम चर्चा करेंगे बाजार के भाव की। जो लोग व्यापार करते हैं भिन्न भिन्न वस्तुओं का, तो बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है, या हम लोग बाजार से सामान खरीदते हैं, भाई जरूरत का सामान तो सब हमें बाजार से ही खरीद करके लाना होता है, तो उस बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है, किस चीज में अधिक वृद्धि होने वाली है और किस चीज में मंदी आने वाली है, इस पर एक बार चर्चा करेंगे। बाजार के विषय पे हम जो बता रहे हैं ये पूरी तरह संभावना है। तो आप जो भी खरीद फरोख्त करते हैं इसमें आप अपना विवेक भी उपयोग करें। आपकी स्थिति और क्षेत्र पे भी ये बात निर्भर करती है कि ये बाजार का प्रभाव आपके ऊपर कितना रहेगा, आपकी राशि पे भी प्रभाव करता है। तो हमारे ब्रजवासियों ने जो दोहा लिखा है कि आषाढ़ बदी 14 दिना होए रोहिणी योग, कर्फ्यू और कंट्रोल से दुख पावे सब लोग। अगर ये स्थिति हमारी बनी हुई है, क्योंकि कर्फ्यू से हम पहले निकल के चुके हैं, तो एक बार फिर से भी कर्फ्यू की संभावना भी यहाँ पे बन रही है, क्योंकि आषाढ़ बदी 14 दिना होए और रोहिणी नक्षत्र हो और योग भी अगर ऐसा है, कर्फ्यू और कंट्रोल से, कर्फ्यू लग सकता है, कंट्रोल दोबारा से हमारे ऊपर लग सकता है, तो सारे के सारे लोग फिर दोबारा से एक बार दुख की तरफ इशारा ये कर रहा है। तो आशा करते हैं, वैसे ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसा ना हो कि दोबारा से कर्फ्यू की स्थिति आई है, महामारी यहीं रुक जाए, लेकिन फिर भी संभावना बनी हुई है। किसी क्षेत्र विशेष में दंगे भड़कने की वजह से या ये बीमारी जो चल रही है, कोरोना महामारी संकट चल रहा है, इसकी अधिकता होने की वजह से एक बार फिर से किसी क्षेत्र विशेष में पूर्णतया कर्फ्यू लगने की संभावना बनी हुई है। तो इसको लेकर के आप विशेष सचेत रहें और जो सरकार ने WHO ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका कृपया पूरी तरह से पालन करें। अनावश्यक रूप से बाजार में ना घूमें। यह योग वर्षा में कमी, अकाल, दुर्भिक्षकारी, तेजी कारक योग है। इस समय पर ज्यादातर वस्तुएं तेज होने की तरफ। प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं में ग्रह तेजी का संचार होगा। तारीख 21 जून रविवारी अमावस्या पड़ रही है, तो इस अमावस्या के कारण जो विशेष रूप से आपको चना खरीदना चाहिए। जो व्यापारी बंधु हैं, अनाज इत्यादि का व्यापार करते हैं, तो चना आपको खरीदना चाहिए। मूल पदार्थों में, सभी पदार्थों में तेजी आएगी। जो पक्ष के शुरुआत में पूरी तेजी रहेगी और पक्ष के अंत तक जैसे ही आपको महंगाई दिखे तो उन सबको बेच देना भी लाभकारक रहेगा। तिथि, कृष्ण पक्ष की तिथि बढ़े, शुक्ल पक्ष घट जाए, एक वस्तु तो क्या घटे, सभी वस्तु घट जाए। जो तिथि कृष्ण पक्ष में बढ़ी है और वो शुक्ल पक्ष में अगर कम हो जाए तो एक वस्तु नहीं ले सकते हम, सारी चीजों में महंगाई की तरफ इशारा हो रहा है। कहीं पे रोजमर्रा की वस्तुओं का भी अभाव हो सकता है।
एक बार फिर से आप सब लोग अपने अपने घर में जितना भी जिसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से अपने घर परिवार की व्यवस्था सुचारू करने का प्रयास करें। रोजमर्रा की चीज़ों का मिलना कठिन किसी किसी क्षेत्र में हो सकता है। महंगाई प्रत्येक चारों तरफ बढ़ेगी, क्योंकि बरसात और उसकी वजह से हमारे अन्न का नुकसान भी बना हुआ है। यत्र तत्र कहीं पे किसान का अन्न जो है खेत में बिगड़ेगा या फसल में नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। दक्षिण पूर्व संभागों में विशेष नुकसान की स्थिति बनी हुई है। दूसरा, हमारी सरकार निर्यात पर भी विचार करेगी। किन्हीं वस्तुओं का निर्यात हमारे भारत से प्रारंभ हो जाएगा। सट्टा शेयर बाजार में उथल पुथल की स्थिति रहेगी। सट्टा और शेयर बाजार की स्थिति बड़ी गंभीर रहेगी, तो उसमें विशेष सोच समझ करके आप इन्वेस्ट करें या निवेश करें, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रत्येक चीज बढ़ने और घटने की स्थिति चल रही है। ज्यादातर चीजों में इस पक्ष में इन 15 दिनों में आपकी बढ़ने की स्थिति चल रही है। पक्ष के आरंभ में यत्र तत्र बदलाव रहेंगे। वायु वेग के साथ में कहीं कम कहीं ज्यादा बरसात होने की संभावना बनी हुई है। दक्षिण पूर्व उत्तर संभागों में वर्षा हो सकती है। कहीं पर किन्हीं क्षेत्रों में बाढ़ आने की भी संभावना बनी रही है। ब्रज के जो लोग हैं उनको विशेष गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। किन्हीं क्षेत्रों में यातायात भी बाधित हो सकता है। आवागमन के साधन सब ठप हो सकते हैं। ऐसा इन 15 दिनों में मौसम का पूर्वानुमान बना हुआ है। तो ये हमने 15 दिन की चर्चा आप सब लोगों के सामने की। इसमें अगर आपके कुछ प्रश्न हो, क्योंकि बिना प्रश्नों के तो हम किसी का उत्तर दे नहीं सकते, हमारे मन में वो आया जो हमने आपके सामने उपस्थित कर दिया। किन्हीं भाइयों को अगर अपनी राशि पर विशेष चर्चा करनी है तो वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हमारी दिव्य संस्कार सेवा संस्थान के माध्यम से या आपके मन में ज्योतिष को लेकर के कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अनंत है। आपको एक बार और बताएं कि ज्योतिष के ऊपर आक्षेप तो बहुत लगते हैं। कोई कहता है कि ज्योतिष अंधविश्वास है, कोई कहता है ये पाखंड है, अनेकों प्रकार के आक्षेप लगते हैं, लेकिन इसका सहयोग किसी ने नहीं किया अभी तक। ये ज्योतिष शास्त्र जितना भी चल रहा है, स्वयं सेवक जो हैं, जो ज्योतिष के स्वयं के सेवक हैं, वो ही इस ज्योतिष शास्त्र को पालित कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज ज्योतिष शास्त्र हमारे आपके बीच में मिल रहा है, हमें आपको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। अगर आपके मन में ज्योतिष को लेकर के कोई शंका हो या किसी अन्य पूजा पाठ को विषय को लेकर के अगर आपको कोई शंका हो, मांगलिक योग के बारे में अगर आपको शंका हो, और कालसर्प योग को लेकर के अगर आपके मन में कोई दुविधा हो, मांगलिक को लेकर के मंगल की स्थिति को लेकर के बहुत से लोगों के मन में दुविधा रहती है कि मांगलिक है या नहीं है, किस तरह से विवाह करना चाहिए, कुंडली मिल रही है नहीं मिल रही है, इसको लेकर के अगर आप कोई दुविधा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरा, अगर आप अपनी जन्म तिथि के अनुसार जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तिथि, जन्म का महीना होना चाहिए, जन्म की तारीख होनी चाहिए, सन होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और जिस स्थान पर जन्म हुआ है उस स्थान का नाम लिखें। और आप जन्म पत्रिका में क्या पूछना चाहते हैं ये प्रश्न भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम प्रयास करेंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दें। दूसरा, आप हमसे और क्या चीज पूछना चाहते हैं, आप हमसे क्या विचार विमर्श करना चाहते हैं ज्योतिष को लेकर के। ज्योतिष को ले हमारा दिव्य संस्कार सेवा संस्थान के माध्यम से हम ज्योतिष के संबंध में या कर्मकांड के संबंध में या अन्य कोई शास्त्रीय या पौराणिक विषयों पर अगर आप हमसे कुछ शंका समाधान चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये इसके माध्यम से हम अभी आपके समस्त प्रश्नों का प्रयास करेंगे कि आपके एक एक प्रश्न का उत्तर हम दें। नमस्कार, सभी सुखी रहें, सुरक्षित रहें और संयमित रहें, और देश के लिए, समाज के लिए सजग रहें।